अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू द बेस एकेडमी 10th क्लास की केमिस्ट्री के साथ। आई एम योर केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर अली साजिद। इससे प्रीवियस वीडियो को अगर देखा जाए तो प्रीवियस वीडियो में हम अर्हेनियस का एसिड बेस कॉन्सेप्ट स्टडी कर चुके हैं। अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस ने बच्चों क्या बात की थी? अर्हेनियस ने ये बात की थी कि अगर किसी भी एक्वस सोल्यूशन लिया जाए, कोई भी एक्वस सोल्यूशन लिया जाए, एक्वस सोल्यूशन के अंदर कोई सब्सटेंस अगर आपको हाइड्रोजन आयन दे तो वो आपका एसिड होता है, और जो आपको हाइड्रोक्सिल आयन दे वो क्या होता है? बेस होता है। फिर उस पर हमने देखा कि लास्ट पे लिमिटेशन लगी कि वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल था? वो सिर्फ और सिर्फ एक्वस सोल्यूशन के लिए एप्लीकेबल था। देन उसकी लिमिटेशन ये थी कि कुछ ऐसे एलिमेंट भी मौजूद हैं जिनके अंदर ना तो वो हाइड्रोजन आयन देते हैं, बल्कि हाइड्रोजन ना देने के बावजूद वो क्या होते हैं? एसिड होते हैं। और वो हाइड्रोक्सिल आयन भी नहीं दे रहे होते और उसके बावजूद भी वो क्या होते हैं जी? बेस होते हैं। तो फिर वो उसकी लिमिटेशन थी। उस लिमिटेशन को मद्देनज़र रखते हुए बाद में 1923 के अंदर दो साइंटिस्ट जिन्होंने कोऑर्डिनेशन से एक एसिड और बेस पे कॉन्सेप्ट दिया, उनमें क्या था कि एक डैनिश केमिस्ट था, ब्रॉन्स्टेड उसका नाम था, एंड सेकंड था इंग्लिश केमिस्ट लोरी। इन दोनों ने आके अपना एसिड बेस कॉन्सेप्ट दिया ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन। क्या बचे? बेसिस ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन। इन्होंने कहा कि किसी भी एटम के अंदर अगर कोई सब्सटेंस प्रोटॉन को ट्रांसफ़र करता है, अगर कोई डोनेट करता है या एक्सेप्ट करता है, तो वो क्या होगा? ये मैं डेफिनेशन से आपको क्लियर करवाता हूँ। देखिए जी, एसिड की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लोरी क्या होगी? ब्रॉन्स्टेड के मुताबिक है कि एन एसिड इज़ अ सब्सटेंस, मालिक्यूल और आयन भी हो सकता है, इसमें एटम भी हो सकता है, दैट कैन डोनेट अ प्रोटॉन। क्या है जी? वो चीज़, वो एटम, वो आयन या वो मालिक्यूल जो प्रोटॉन क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है, यानी प्रोटॉन दे सकता है, वो आपका क्या कहलाएगा जी? सिंपली एसिड कहलाएगा। तो ये ब्रॉन्स्टेड और लोरी ने बात की थी कि अगर कोई सब्सटेंस आपको प्रोटॉन डोनेट कर देता है तो ये क्या कहलाएगा? आपका एसिड कहलाएगा। उसके बाद बेस की अगर बेस की देखी जाए डेफिनेशन, तो बेस क्या है? अ बेस इज अ सब्सटेंस दैट कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन। यहाँ पे क्या है? वहाँ पे डोनेट हो रहा था, यहाँ पे क्या होगा जी? एक्सेप्ट होगा। जाहिर सी बात है, जो प्रोटॉन डोनेट करना है वो किसी ना किसी ने तो लेना है ना, तो जो आगे से वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा वो बेस कहलाएगा। तो हम कह देते हैं कि अ बेस इज अ सब्सटेंस दैट कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन फ्रॉम एन अदर सब्सटेंस। किसी भी दूसरी चीज़ से जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, वो एक्सेप्ट करने वाला जो एटम होगा वो हमारा एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, मालिक्यूल भी हो सकता है, वो क्या कहलाएगा? वो बेस कहलाएगा। एसिड और बेस की डेफिनेशन को हम इस एग्जाम्पल में क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल देखें। फॉर एग्जाम्पल HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्ट एज एन एसिड वाइल NH3 एक्ट एज अ बेस। अब इस रिएक्शन के अंदर क्या होगा? ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में आप देखेंगे कि HCl जो है वो एज अ एसिड एक्ट करेगा और NH3 जो है ये एज अ बेस एक्ट करेगा। इसकी क्या वजह है? देखें ज़रा, यहाँ पे HCl और ये क्या है जी? NH3। ये वाला HCl का जो हाइड्रोजन होगा, ये हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा NH3 के पास। जब ये वाला हाइड्रोजन NH3 के पास पहुंच गया तो राइट साइड पे आप देखें NH4 आपके पास बन जाएगा, NH4 प्लस, क्योंकि इसके पास प्रोटॉन का चार्ज ज़्यादा हो गया है तो इसलिए क्या आ जाएगा? इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब क्या हुआ कि ये जो अकेला क्लोरीन यहाँ पे बच गया था, ये क्लोरीन यहाँ पे सेपरेट हो जाएगा। तो क्योंकि क्लोरीन अकेला है, क्लोरीन से एक प्रोटॉन निकल चुका है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एक्सेसमेंट हो गई है, यानी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए हैं, तो हम कह सकते हैं कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखें ज़रा, ये HCl जो है ये प्रोटॉन को क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है। HCl इस रिएक्शन के अंदर प्रोटॉन क्या कर रहा है? इस अमोनिया को डोनेट कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि HCl जो हमारा क्या होगा? एसिड होगा। क्यों? क्योंकि ये प्रोटॉन डोनेट कर रहा है। यहाँ पे ये डेफिनेशन को आप देखें कि वो सब्सटेंस, वो मालिक्यूल या वो आयन जो प्रोटॉन को क्या करता है?
डोनेट करता है वो एसिड कहलाता है। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि HCl जो है वो NH3 को अपना प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, तो HCl एक्ट करेगा एज आ एसिड। अब NH3 क्या है? NH3 यहाँ पे अगर आप देखें तो ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, और जो चीज़ प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रही होती है अकॉर्डिंग टू ब्रोंसर-लोरी थ्योरी, ये क्या कहलाता है? ये बेस कहलाएगा आपका। क्यों? क्योंकि ये आपका प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है बच्चे, उसके बाद देखें यहाँ पे दो चीज़ें आपने याद रखनी है। एक और एग्जांपल मैंने दिया आपको, HCl अगर वाटर के साथ रिएक्ट करता है HCl प्लस H2O, तो यहाँ पे ये क्या होगा? ये वाला हाइड्रोजन फिर इस वाटर मॉलिक्यूल के साथ जब मिलेगा तो ये बन जाएगा हाइड्रोनियम आयन। क्या बन जाएगा? हाइड्रोनियम आयन H3O, इसको कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। अब बिल्कुल इस तरह से ऊपर जब इसका H चला जाएगा तो पीछे इसके पास क्लोरीन रह जाएगा और वो एज अ नेगेटिव यहाँ पे मौजूद होगा। यहाँ पे दो चीज़ें आपको नज़र आ रही है, कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस। ब्रोंसर-लोरी के एसिड बेस कॉन्सेप्ट में इन दो चीज़ों का बहुत अहम रोल है। और ये कब बनती हैं? ये उस वक्त बनती हैं जब आपका प्रोटॉन एक्सेप्ट होता है या प्रोटॉन डोनेट होता है, तो जो प्रोडक्ट्स बनती है उन दोनों प्रोडक्ट्स में एक आपकी कॉन्जुगेट एसिड होती है और एक आपकी कॉन्जुगेट बेस होती है। वो क्या है? वो डेफिनेशन देखें ज़रा। अ कॉन्जुगेट एसिड इज अ स्पीशीज फॉर्म्ड बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन बाय अ बेस। आपकी कॉन्जुगेट एसिड क्या है? कॉन्जुगेट एसिड आपकी ऐसी चीज़ है जो किस तरह से बनेगी? वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगी, किससे? बेस से। जो प्रोटॉन को क्या करेगी? बेस से एक्सेप्ट कर लेगी, वो आपकी कॉन्जुगेट एसिड होगी। जबकि कॉन्जुगेट बेस को देखें तो अ कॉन्जुगेट बेस इज अ स्पीशीज फॉर्म्ड बाय डोनेटिंग अ प्रोटॉन। कॉन्जुगेट बेस क्या है? जो डोनेट करने से बनेगी, डोनेटिंग अ प्रोटॉन बाय एन एसिड। अगर एसिड और बेस दोनों की डेफिनेशन देखें तो यहाँ पे दोनों में कंट्रोवर्शियल आ रहा है, यानी ऑपोजिट है। यहाँ पे देखें कि कॉन्जुगेट एसिड में प्रोटॉन क्या हो रहा है? डोनेट हो रहा है। एसिड में जो है प्रोटॉन डोनेट हो रहा है, जबकि कॉन्जुगेट एसिड में क्या है? ये यहाँ पे एक्सेप्ट हो रहा है। और अगर बेस को देखें तो बेस में आपका प्रोटॉन क्या हो रहा है? एक्सेप्ट हो रहा है। लेकिन जो आपकी कॉन्जुगेट बेस बनेगी उसमें प्रोटॉन आपका डोनेट हो रहा। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट है। आप इन दोनों डेफिनेशंस को, कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस को, इस तरह से भी याद कर सकते हैं। अब कुछ इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल्स में क्या है कि HNO3 है, लेट्स सपोज हमारे पास HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड है, और उसके साथ हम ले लेते हैं H2O। नाइट्रिक एसिड और H2O को जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो ये वाला हाइड्रोजन जो है वो शिफ्ट हो जाएगा इस वाटर के पास। जब वाटर के पास हाइड्रोजन शिफ्ट होगा तो ये बन जाएगा H3O। दिस इज नोन एज हाइड्रोनियम आयन। और देखें ये वाला, उसके बाद ये जो NO3 है ये अकेला हमारे पास नाइट्रेट आयन बन जाएगा। अब देखें इसमें मैंने आपको जो बताना है कि कॉन्जुगेट एसिड क्या है और कॉन्जुगेट बेस क्या है। कॉन्जुगेट एसिड में उसने कहा था कॉन्जुगेट एसिड इज अ स्पीशीज फाउंड बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन। इस तरफ देखें कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट किसने किया है? ये HO2 है ना, इसने प्रोटॉन को यहाँ पे एक्सेप्ट किया है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा कॉन्जुगेट एसिड होगा। और ये क्या कर रहा है? इसने डोनेट कर दिया है, तो लिहाजा ये आपका कॉन्जुगेट, मैं इसको CB से लिख देता हूँ, कॉन्जुगेट बेस होगा। बिल्कुल इसी तरह से ये एग्जांपल देखिए H2SO4। H2SO4 का जब रिएक्शन करवाएंगे H2O के साथ तो फिर ये हाइड्रोजन क्या होगा? इसके पास जब शिफ्ट होगा एक हाइड्रोजन इसके पास आ जाएगा, मतलब एक प्रोटॉन इसके पास आ गया। अब प्रोटॉन देने की वजह से ये एसिड हो जाता है H2SO4, और ये वाटर जो है ये प्रोटॉन क्या कर रहा है? यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा है। तो प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की वजह से ये जो वाटर होगा ये आपका बेस होगा। तो यहाँ पे देखें ये क्या कर रहा है? ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। तो जो चीज़ प्रोटॉन को प्रोडक्ट्स में एक्सेप्ट कर रही होती है उसको हम कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड। तो CA से मैं इसको लिखूंगा कॉन्जुगेट एसिड। और बिल्कुल इस तरह से यहाँ पे प्रोटॉन उसने क्या कर दिया है? डोनेट कर दिया है। प्रोटॉन डोनेट किया तो इसलिए तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, क्योंकि वो अपना एक पॉजिटिव चार्ज निकाल चुका है।
क्योंकि आपको पता है कि किसी भी एटम के अंदर, एक न्यूट्रल एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, और अगर हम उसमें से एक प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज को निकाल लेते हैं तो मतलब क्या है कि नेगेटिव चार्ज उसमें इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे। उसकी वजह से एज अ होल एटम के ऊपर फिर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये देखें, ये नेगेटिव चार्ज इस बात की गारंटी है कि ये प्रोटॉन क्या कर चुका है, डोनेट कर चुका है। यानी प्रोटॉन जो डोनेट कर गया वो आपकी कॉन्जुगेट बेस होगी, और जो प्रोटॉन ने एक्सेप्ट कर लिया जिसने, वो आपका कॉन्जुगेट एसिड होगा। अगर इन दोनों कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस को आप सिंपल वे में दो लफ्ज़ों में समझना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पे लिखा है गेन ऑफ प्रोटॉन एंड लॉस ऑफ प्रोटॉन। जो चीज़ आपकी इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगी, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी वो आपकी कॉन्जुगेट एसिड होगी, और जो प्रोटॉन को गेन करेगी वो आपका कॉन्जुगेट एसिड होगा, और जो प्रोटॉन को डोनेट कर देगा या लॉस कर देगा प्रोटॉन का, वो आपका कॉन्जुगेट बेस कहलाएगा। आई होप सो कि आपको कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अब देखिए उसके बाद इसमें एक टर्म आती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, एम्फोटेरिक, जो अक्सर बच्चों से पेपर में पूछा जाता है। 2 नंबर का क्वेश्चन आता होता है, व्हाट इज एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक क्या होता है बेटा? एम्फोटेरिक क्या होता है? एम्फोटेरिक एक ऐसा सब्सटेंस है, या एम्फोटेरिक एक ऐसा कह ले कंपाउंड है जो एट अ टाइम यानी साइमल्टेनियसली क्या कर सकता है, एक्ट एज अ बेस एज वेल एज एसिड। यानी वो एक ही टाइम में एसिड की तरह भी रिएक्ट कर सकता है और बेस की तरह भी वो रिएक्ट कर सकता है। अब इसकी बेहतरीन एग्जांपल आपके पास वाटर है। H2O इज अ गुड एम्फोटेरिक। वो कैसे? देखें, मैंने बहुत से रिएक्शन यहाँ पे आपको करवाए हैं। इस रिएक्शन में देखें, ये वाटर क्या है, एज अ बेस काम कर रहा है। इस रिएक्शन में क्या है जी, यहाँ पे भी वाटर एज अ बेस है, और इस रिएक्शन में भी वाटर एज अ बेस है, क्योंकि ये प्रोटॉन को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। और अगर ये एक जो रिएक्शन मैंने नीचे लिखा है, H2O को मैंने पहले लिखा है और उसका रिएक्शन करवाया मैंने NH3 के साथ। अब H2O जब NH3 के साथ रिएक्ट करता है तो NH4 पॉजिटिव बनता है, देन हाइड्रोक्सल आयन बनता है। अब यहाँ पे देखिए कि ये H2O ने क्या किया, इसने प्रोटॉन इसको डोनेट कर दिया। ऊपर ये क्या कर रहा था, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता जा रहा था। अब यहाँ पे आके इस रिएक्शन के अंदर जब हम H2O का रिएक्शन करवाते हैं NH3 के साथ, तो ये क्या करता है कि ये वाटर जो है ये अपना प्रोटॉन अमोनिया को डोनेट करता है। जब ये अमोनिया को डोनेट कर रहा है तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ ब्रोंसल-लोरी, जो चीज़ प्रोटॉन को डोनेट कर रही होती है वो क्या होती है, एसिड होती है। तो यहाँ पे फिर हमारा H2O क्या होगा, एक्ट एज एन एसिड। तो यहाँ पे H2O आपको नज़र आ रहा है कि एसिड की तरह रिएक्ट कर रहा है, जबकि ऊपर वाले जितने भी हम रिएक्शंस पढ़ के आए हैं उन तमाम रिएक्शंस के अंदर H2O एज अ बेस काम कर रहा था। तो हमें ये पता चल गया कि H2O ही वाहिद वो कंपाउंड है जो एक वक्त में अगर हम उसे चाहें वो एसिड की तरह भी रिएक्ट कर सकता है, और अगर हम उससे बेस का काम लेना चाहें तो वो बेस की तरह भी रिएक्ट कर सकता है। तो वो कंपाउंड जो एसिड और बेस दोनों की तरह रिएक्ट कर सके, उस कंपाउंड को एम्फोटेरिक का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल है इसकी एम्फोटेरिक की। अब यहाँ तक तो ब्रोंसल-लोरी का एसिड बेस कॉन्सेप्ट बहुत ही आला और बढ़िया था, लेकिन इसमें भी लिमिटेशन लग गई। इस पे लिमिटेशन क्या थी, क्योंकि इसका बेस कर रहा था प्रोटॉन के ट्रांसफ़र पे। अब लिमिटेशन कैसे लग सकती है, लिमिटेशन इसकी इस तरह से ही होगी ना कि कोई ऐसे एलिमेंट हम ढूंढ लाएं या ऐसे कंपाउंड हम ढूंढ लाएं जो प्रोटॉन को ना तो ट्रांसफ़र कर रहे हो यानी डोनेट कर रहे हो, और ना ही वो प्रोटॉन को क्या कर रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो, लेकिन उसके बावजूद वो एसिड भी हों और बेस भी हों। तो फिर कुछ खुराफाती लोग निकले जिन्होंने क्या किया कि दो ऐसे एलिमेंट ढूंढ लाए, जैसा कि SO3 है, सल्फर ट्राइऑक्साइड यानी SO3। SO3 एक ऐसा कंपाउंड है जो कि एसिड है, लेकिन इसकी जो खसूसियत है ये प्रोटॉन को डोनेट नहीं कर सकता। यही जो था उनके लिए एक कह लें कि एविडेंस था जो ब्रोंसल-लोरी को उन्होंने पेश करना था। ब्रोंसल-लोरी को उन्होंने कहा कि देखें जी, आप तो कहते हैं कि एसिड वो चीज़ है
जो प्रोटॉन को डोनेट करे, तो हम आपको SO3 देते हैं, आप SO3 का रिएक्शन करवाएं और हमें बताएं कि क्या SO3 प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है। तो जब ब्रोंस्टेड और लोरी ने किया तो वो डोनेट नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे आके फिर ब्रोंस्टेड और लोरी के जो कॉन्सेप्ट था, जो उनकी जो थ्योरी थी, उस थ्योरी पे भी क्या लग गया, लिमिटेशन लग गई। देन एक और एग्जांपल उन्होंने कहा चले जी बेस का चेक कर लेते हैं। तो बेस का देखा गया तो CaO, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, अगर ये लिया गया ना तो कैल्शियम ऑक्साइड का वो बेस है। तो बेस के मुताबिक यानी ब्रोंस्टेड लोरी के मुताबिक बेस को क्या करना चाहिए था, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना चाहिए था, लेकिन इसने भी प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये दो जो कंपाउंड SO3 और CO, ये वो कंपाउंड थे जो वजह बने ब्रोंस्टेड लोरी की लिमिटेशन का। फिर इस कॉन्सेप्ट को की लिमिटेशन को दूर करने के लिए आगे नया एक साइंसदान आया जिसका नाम था लिवस। वो इंशाल्लाह हम अपनी आने वाली वीडियो के अंदर करेंगे। आज तक के लिए इतना ही था। अगर इस पूरे लेक्चर में कोई क्वेश्चन आपको हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई होप सो कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।